देश को बहुत जल्द एक नई कोरोना वैक्सीन मिलने के आसार है। ड्रोन आतंकी हमले के बाद सेना के लोग इसे बड़े आतंकी खतरे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 2014 तक 6 एम्स थे और अब ये 15 हो गए हैं। आपकी थाली में मछली है और ये मछली यमुना के पानी की है तो फिर आप एक गंभीर बीमारी की चपेट। सुशील कुमार शिंदे ने पार्टी कल्चर को लेकर ही सवाल नहीं खड़े किए। अवैध धर्मांतरण मामले में सलाउद्दीन और उमर गौतम का सीधा संपर्क। जबरन धर्म परिवर्तन मामले में यूपी एटीएस ने जिस राहुल भोला को गिरफ्तार किया है, इस तरीके का राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करने से पार्टी आलाकमान खुश नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनावी महासंग्राम के बाद अब विधानसभा में महासंग्राम। जम्मू एयरफोर्स पर ड्रोन अटैक के बाद आर्मी ने दुश्मनों के ड्रोन को मार गिराने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और एलओसी पर पुंछ और राजौरी में इलेक्ट्रो ऑप्टिक ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिया गया ताकि दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया जा सके। एलओसी पर जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक ड्रोन सिस्टम तैनात हैं, वो कुछ इस तरह के हैं। इसी तरह के इलेक्ट्रो ऑप्टिक ड्रोन सिस्टम एलओसी पर तैनात किए गए हैं। ये सिस्टम 1.5 किलोमीटर से ड्रोन संदिग्ध या दुश्मन के ड्रोन को मार गिराएगा। दरअसल ये सिस्टम ऐसे हमला करेगा कि ड्रोन को सिग्नल नहीं मिलेंगे। सिग्नल नहीं मिलने पर ड्रोन उड़ नहीं पाएगा और जमीन पर गिर जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि आसानी से मिलने वाले ड्रोन से खतरा बढ़ रहा है, इसलिए जम्मू में सुरक्षा सिस्टम को तैनात किया गया है। देश में अंदरूनी और बाहरी खतरों से निपटने के लिए आर्मी की तरफ से अपनी तकनीकी क्षमता को भी विकसित किया जा रहा है। सेना ड्रोन हमलावर का पता लगाने में जुटी है तो पुलिस ने भी सभी ड्रोन उड़ाने वालों की जांच शुरू कर दी है। जम्मू प्रशासन और पुलिस ने जम्मू के सभी फोटोग्राफर और वेडिंग प्लानर्स को डेटा देने के निर्देश दिए हैं। फोटोग्राफर एसोसिएशन के सदस्यों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और सभी का रिकॉर्ड देने को कहा ताकि पता चल सके कि जम्मू में कितने लोगों के पास ड्रोन है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें एक कॉल आई थी जिसमें उन्होंने हमें बोला था कि हमें आपसे बात करनी है, तो हम उनके पास गए थे। उन्होंने जो भी हमसे जानकारी चाहिए हमने वो सारी की सारी। कितने ड्रोन है इस समय आपकी जो एसोसिएशन है उनके पास? हमारे लिस्ट में जो हमने उनको लिस्ट सबमिट करवाई है उसमें 39 लोग हैं जिनके पास ड्रोन है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन आतंकी हमले के बाद सेना के लोग इसे बड़े आतंकी खतरे के तौर पे देख रहे हैं। सैन्य अधिकारियों का मानना है कि आने वाले वक्त में भी आतंकी ऐसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, इसीलिए इलाके के सभी ड्रोन ऑपरेटर्स का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। साजिश के तहत धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह पर यूपी एटीएस लगातार शिकंजा कसती जा रही है। गिरफ्तार इमर से पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक गिरोह के 6 बेहद सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छठे सदस्य सलाउद्दीन को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लखनऊ लाया जा रहा है, जहां एटीएस उससे पूछताछ करेगी। उमर गौतम के करीबी बताए गए सलाउद्दीन को गिरफ्तार करने में गुजरात पुलिस ने यूपी एटीएस की मदद की। गिरफ्तारी के तुरंत बाद सलाउद्दीन को 3 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर लखनऊ लाने की तैयारी शुरू हो गई। पुलिस के मुताबिक 56 साल के सलाउद्दीन ने अपना पूरा नाम सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख बताया। पुलिस को सलाउद्दीन के पास से उसका पासपोर्ट, एक आईपैड और एक मोबाइल फोन मिला है। जांच एजेंसी के मुताबिक अब तक की पूछताछ में सलाउद्दीन ने कबूल किया कि वो उमर गौतम को जानता है और अवैध धर्मांतरण की साजिश में उमर गौतम के साथ काम कर रहा था। सलाउद्दीन ने यह भी बताया कि वो उमर गौतम को इस काम के लिए हवाला के जरिए पैसे भेजता था। यूपी एटीएस को सलाउद्दीन के बारे में सुराग उमर गौतम से पूछताछ के बाद मिली। उमर गौतम से विदेशी फंड और हवाला के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अहमदाबाद का जिक्र किया था, जिसके बाद यूपी एटीएस ने अहमदाबाद पुलिस से संपर्क साधा। इसके बाद दोनों जगहों की पुलिस ने साझा अभियान में सलाउद्दीन पर शिकंजा कस दिया। यूपी एटीएस की गिरफ्त में साजिश के मुख्य किरदार उमर गौतम और जहांगीर पहले से हैं। सलाउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस तीनों से एक साथ पूछताछ करने की तैयारी में है और माना जा रहा है कि इनसे मिली जानकारियों के आधार पर कई बड़े राज खुलेंगे। जांच एजेंसी को अब तक जो जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक सलाउद्दीन यूके के एक एनजीओ फंड का गलत इस्तेमाल करता था। गुजरात एटीएस के मुताबिक सलाउद्दीन ने एफसीआरए के तहत विदेश से आ रहे फंड से करीब 30 लाख रुपए हवाला के जरिए बड़ोदरा से उत्तर प्रदेश भेजे। ये पैसे 5 से 6 बार में भेजे गए। ये गोरख धंधा बीते 1.5 साल से चल रहा था। एक पूरा का पूरा कोऑर्डिनेटेड इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसके अंदर बारीकी से जो नीचे स्तर तक की इसके अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कार्रवाई करनी होगी वो की जाए। फंडिंग के अलावा सलाउद्दीन और उमर गौतम के और क्या कनेक्शन है, जांच एजेंसी इसे खंगालने में जुटी है।
अवैध धर्मांतरण मामले में सलाउद्दीन और उमर गौतम का सीधा संपर्क सामने आया है। जांच एजेंसियों ने इस बात का भी दावा किया है कि जिन 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया उन सब की भूमिका की जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां जैसे जैसे जांच को आगे बढ़ा रही हैं, दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। जबरन धर्म परिवर्तन मामले में यूपी एटीएस ने जिस राहुल भोला को गिरफ्तार किया है, उसकी पत्नी ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सनसनीखेज जानकारी दी है। रीता नाम की इस महिला का आरोप है कि शादी से पहले उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। इस पूरे मामले में नोएडा डेफ सोसाइटी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि राहुल भोला और रीता दोनों मुखबिर हैं और दोनों पढ़ाई करने के लिए नोएडा डेफ सोसाइटी जाते थे। राहुल भोला की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने जब साजिश की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो इसमें उसकी पत्नी रीता का नाम भी सामने आया। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके की रहने वाली रीता चूंकि मूक बधिर है, इसलिए उसने न्यूज 18 इंडिया के हर सवाल का जवाब संकेतों में या फिर लिख कर दिया। रीता का दावा है कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन किया गया और उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसका नाम खदीजा रख दिया गया। रीता के मुताबिक जब धर्मांतरण सर्टिफिकेट पर इसका नाम बदला गया तो उसने आपत्ति भी जताई, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। रीता का जहां धर्म परिवर्तन हुआ उसे बताने के लिए वो वहां का सर्टिफिकेट भी दिखाती है। इनका नाम पूछिए आप और ये लिख कर बताएं कि क्या है इनका नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो इन्होंने नाम लिखा है, अपना नाम लिखा है, वो रीटा लिख रही रीटा लिखा था, फिर उन्होंने पन्ना चेंज किया और यहाँ पर लिख रही हैं डियर सर रीटा है मेरा नाम, रीटा। रीता भले ही अपना नाम पहले वाला बता रही है, लेकिन धर्म परिवर्तन वाले सर्टिफिकेट में उनका नाम खदीजा दर्ज है। अब रीता का दावा है कि ब्रेन वॉश किए जाने के बावजूद उसने अपना नाम नहीं बदला था। रीता ने कागज पर अपने नए नाम को लिखकर काट दिया और दावा किया कि कुछ लोगों ने उसे जबरन नाम बदलने को मजबूर किया। जब हम इनसे पूछ रहे हैं कि तो इनका नाम क्या है, तो ये लिख रहे हैं रीटा, और जब कह दिए कि यहाँ पर कन्वर्जन सर्टिफिकेट पे जब मैंने कहा कि खादी जहाँ लिखा हुआ है, तो इनका कहना है कि खादी जहाँ जो है इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं अपना नाम बदला है, जिन्होंने कन्वर्जन करवाया है। जाहिर है रीता अवैध धर्मांतरण के पीछे गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। जांच एजेंसियों को रीता की जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्था और मौलाना से बहुत जानकारी मिल सकती है। माना जा रहा है कि जो लोग राहुल भोला को अहमद बनाने के पीछे थे, वही लोग रीता के जबरन धर्म परिवर्तन के भी पीछे हैं। इससे पहले राहुल भोला की मां ने भी दावा किया था कि शादी करने से पहले उनका बेटा रीता के संपर्क में था और धर्म परिवर्तन कर घर छोड़ने के बाद उसने शादी कर ली थी। शादी के बाद हमने खुद रीटा नाम की लड़की जो कि नजफगढ़ में रहती है, वो भी बोलती सुनती नहीं है, उसके साथ हम इसका रिश्ता तय हुआ, क्योंकि ये एक स्कूल में पढ़ते थे, प्यार करते थे, हमें कोई आपत्ति नहीं थी इस बात से। हम कहते थे कोई बात नहीं, वो भी बोलती सुनती नहीं है, ये भी बोलती सुनती नहीं है, मगर इन्होंने आपस में मिल के, हमें नहीं पता क्या किया। इनके हर समय मैसेज आते थे, रीटा के इसके दोनों के हर समय मैसेज आते थे, हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर बताया गया कि पढ़ाई लिखाई के दौरान 2009 से ही रीता का व्यवहार बदलने लगा था, लेकिन नोएडा डेफ सोसाइटी में जाने के बाद तो इसमें जो बदलाव आया उससे घर के लोग हक्के बक्के रह गए। 2009 से इसने स्टार्ट हुई इन्फ्लुएंस होना, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह स्कूल की तरफ से कॉम्पिटिशन्स में जाती थी, वहाँ पे मुस्लिम लोगों से मिली है। वहाँ पे इसने बताया कि उनसे ही ये इन्फ्लुएंस हुई थी ज़्यादा। इन्फ्लुएंस होने के बाद ये कब उधर जाती रही हमें पता नहीं लगा, और ये एनडीएस ये 2016 में गई थी एनडीएस में, और वहाँ पे जाने के बाद ये मतलब वहाँ जाते थे क्लासेस लेने के लिए। तो ये कभी ये जैसे मतलब इसका जो क्लास टाइमिंग होता था ना, उससे 1-2 घंटा या मतलब ज़्यादातर लेट ही आती थी। जिस नोएडा डेफ सोसाइटी में राहुल भोला के अहमद बनने का सफर पूरा हुआ, वहीं रीता का मन मिजाज भी पूरी तरह बदल गया। बताया गया कि घर में उसने चोरी छुपे नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और पकड़े जाने पर ऐसा करने की जिद पर अड़ गई। स्कूल में सुबह जैसे इस कमरे में आके ये चेंज करती थी, तो ये चेंज करती तो मम्मी ने इसको देखा, मम्मी ने खिड़की से देखा मम्मी कि ये बैठ एक चेंज इसके कपड़े एक साइड पड़े हुए हैं स्कूल के, और ये आराम से बैठ के एक इस कोने में ये बैठ के कुछ कर रही है। तो मम्मी ने मेरे को बोला तो एक बार देख, तो मैंने उस खिड़की से ना इसको देखा तो ये यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही थी। तो ये नमाज़ पढ़ रही थी और इसको हमने पूछा कि तू ऐसे नमाज क्यों पढ़ रही है, तेरे को कहाँ से हुआ। तो ये फिर मतलब
कोई जवाब नहीं देती थी। तो फिर ये ऐसी है तो आप मतलब बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो इसको हम फिर ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते थे। ये नहीं मान रही थी, कहनी यही धर्म अच्छा है, हमने बहुत किया ऐसे, हमारा धर्म जो है यही अच्छा है। ये कह रही थी नहीं ये धर्म ठीक नहीं है, हमें तो ये अच्छा लग रहा है। रीता और राहुल भोला की कहानी में बहुत कुछ समानता है। दोनों एक ही जगह जाते थे, दोनों ने धर्म बदलने के बाद शादी कर ली, दोनों ने शादी से पहले घर छोड़ दिया। रीता के पति राहुल भोला पर अहमद बनने के बाद अवैध धर्मांतरण गिरोह में शामिल होने का आरोप है। राहुल भोला जांच एजेंसियों के शिकंजे में है और जांच एजेंसियों को राहुल भोला से कई सुराग मिले हैं। रीता ने जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर इस पूरे मामले में बड़ी साजिश होने का दावा किया है, लेकिन रीता दूसरी तरफ अपने पति को बेगुनाह भी बता रही है। लेकिन जब तक जांच एजेंसी इस पूरे मामले की तह तक नहीं पहुँच जाती, तब तक इस पूरे मामले में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल बम धमाके के मामले में लश्कर का हाथ होने के सबूत सामने आए हैं। एनआईए ने इस मामले में हैदराबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों ने ये बात स्वीकार की है कि वो लश्कर के इशारे पर बिहार में तबाही की साजिश रच रहे थे। सीसीटीवी में नजर आ रहे इन दोनों पर लश्कर का आतंकी होने का आरोप है। दोनों 15 जून को तेलंगाना के सिकंदराबाद में हल्की बारिश के बावजूद एक कार से पार्सल निकालकर बुकिंग के लिए ले जाते दिखे। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर जांच एजेंसी ने जब शिकंजा कसना शुरू किया तो एनआईए के हाथ जहरीली साजिश रचने के इन आरोपियों तक पहुंच गए। एक बार इन पर शिकंजा कसते ही जांच एजेंसी ने उनके ठिकानों पर भी छापे मारे। ये दोनों जहां रहते थे उसके आसपास रहने वालों और दुकानदारों से बातचीत कर उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। दोनों हैदराबाद में कपड़ों का कारोबार करते थे। इन्हें यहाँ पे 1.5-2 साल से रहता भाई, खाली रमजान को रमजान लगाता था, लाता माल लेके चल जाता। उसके बाद घर भी नहीं मालूम मेरे को। एक ही बार थे, कभी आते, एक ही बार आते थे, एक ही बार आके कुछ भी लेके जाते, चाकलेटा, बिस्किटा, कोल्ड ड्रिंक्स, अंडे वगैरह ले आते थे। कल पता चला तो मालूम है टेररिस्ट बोल के मालूम। पकड़े गए दोनों संदिग्ध आतंकी सगे भाई बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक का नाम इमरान मलिक और दूसरे का नासिर मलिक है। दोनों उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं। अब तक की पूछताछ में पता चला है कि नासिर ने लश्कर तैयबा के इकबाल खाना और आसिफ खाना से बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। बताया गया कि नासिर 3 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। इमरान और नासिर को तेलंगाना पुलिस के खुफिया विभाग से मिली जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी तकनीकी सर्विलांस के जरिए इन पर नजर रख रही थी। जैसे ही एनआईए को पता चला कि इमरान फ्लाइट से दिल्ली जाने वाला है, इनको फौरन ही हैदराबाद में स्थित इनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान और नासिर की गिरफ्तारी दरभंगा ब्लास्ट केस में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने यूपी से जिस सलीम को गिरफ्तार किया था उसके संबंध पाकिस्तान के इकबाल खाना से थे। दरभंगा में धमाके की जिम्मेदारी आईएसआई ने सलीम को दी थी और सलीम ने इसे अंजाम देने का काम हैदराबाद में रहने वाले दोनों भाइयों इमरान और नासिर को सौंप दिया। बताया गया कि इमरान और नासिर इससे पहले प्रतिबंधित संगठन सिमी के लिए भी काम कर चुके हैं। दरभंगा को दहलाने के लिए बड़ी रकम दी गई। दरभंगा धमाके का जिम्मा मिलते ही इमरान और नासिर साजिश को अंजाम देने में लग गए। दोनों कपड़े के कारोबारी तो थे ही, साथ ही इन्हें बम बनाने की ट्रेनिंग भी मिली थी। 17 जून को जब दरभंगा रेलवे स्टेशन पर वैन से उतारे जा रहे पार्सल में धमाका हुआ तो रेल पुलिस और आरपीएफ की टीम ने उस बंडल को खंगाला था। जांच एजेंसियों को पार्सल के अंदर लेडीज सूट मिले थे। जांच एजेंसियों ने इन कड़ियों को जोड़ा है। जांच एजेंसियों का मानना है कि पार्सल में जानबूझकर सिंथेटिक कपड़े रखे गए। इन कपड़ों के बीच केमिकल के जरिए धमाका कराया गया, जो एक बोतल में बंद था। शक है कि बोतल पर सेंसर भी लगा था। जांच एजेंसियों का मानना है कि आतंकी पूरी ट्रेन को ही द बर्निंग ट्रेन बनाना चाहते थे। इसी मकसद से उन्होंने बोतल के ऊपर सेंसर भी लगाया था। ये भी कहा जा रहा है कि आतंकी चाहते थे कि जब ट्रेन पूरी रफ्तार में हो तभी धमाका किया जाए, लेकिन कुछ गड़बड़ी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। क्योंकि सिंथेटिक कपड़े जल्दी आग पकड़ते हैं, इसलिए इस मामले में ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही कपड़ों का भी इस्तेमाल किया गया। यानी दरभंगा को दहलाने की एक खतरनाक और बड़ी साजिश से पर्दा हटने लगा है। एनआईए की जांच में ये भी पता चला है कि आतंकियों ने उन्हें गच्चा देने के लिए कई झूठी जानकारियां दी थी। सिकंदराबाद से दरभंगा भेजे गए पार्सल की बुकिंग में मोहम्मद सुफियान नाम भरा गया था। इस पर मोहम्मद सुफियान का ही पैन भरा गया था।
जांच में पता चला कि मोहम्मद सुफियान नाम के शख्स का इस साजिश से कोई लेना देना ही नहीं था और न ही उसके नाम के इस्तेमाल होने के बारे में उसे जानकारी थी। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर धमाके के पीछे लश्कर का हाथ होने का संदेह पहले से ही था, लेकिन अब इसके सबूत भी मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि लश्कर के निशाने पर न केवल दरभंगा शहर था, बल्कि देश के कई और शहर उसके निशाने पर थे। लेकिन आतंकियों की एक चूक ने न केवल दरभंगा को बचा लिया, बल्कि एक बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया। हैदराबाद से पकड़े गए इमरान और नासिर से भी पूछताछ के बाद कई सनसनीखेज खुलासे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तू डाल डाल में पात वाला खेल चल रहा है। जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू से दिल्ली में आला कमान ने मुलाकात की, कैप्टन ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में आला कमान से मिले और उसके बाद से संकेत दिए जाने लगे कि उन्हें पंजाब में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसी के साथ कैप्टन ने अपने सरकारी आवास पर लंच का आयोजन किया। इस लंच में उन तमाम नेताओं और विधायकों को बुलाया गया जो या तो उनके समर्थक हैं या फिर उनसे नाराज चल रहे हैं। जाहिर है कैप्टन अपने राजनीतिक वर्चस्व को पार्टी आला कमान को भी दिखाना चाहते हैं। दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी से मिलने के बाद नवजोत सिद्धू खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में उनकी भूमिका साफ होने वाली थी। लेकिन अगले ही दिन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने लंच डिप्लोमेसी का दांव चलकर खलबली मचा दी। 30 जून को नवजोत सिद्धू को मनाने के लिए राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के बीच माथापच्ची चलती रही। शाम को खबर आई कि राहुल और प्रियंका से बातचीत के बाद सिद्धू मान गए हैं, वो कांग्रेस में ही रहेंगे और पंजाब में उनकी बड़ी भूमिका जल्द तय की जाएगी। लेकिन कैप्टन तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने खाटी राजनेताओं वाला अंदाज दिखाया। 1 जुलाई की दोपहर को उन्होंने चंडीगढ़ सेक्टर 2 में अपने सरकारी आवास पर पार्टी के मंत्री, विधायक, कुछ समर्थक और कुछ नाराज नेताओं को लंच पर बुलाकर शक्ति प्रदर्शन किया। कैप्टन की लंच पार्टी में जो नेता पहुंचे उन पर गौर करना जरूरी है। मुख्यमंत्री अमरिंदर के घर कैप्टन मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा और राणा गुरमीत सोढ़ी पहुंचे। विधायक फतेहगंज बाजवा, वरिष्ठ नेता अश्वनी सेकरी भी लंच पार्टी में शामिल हुए। अश्वनी सेकरी को कैप्टन ने कुछ दिनों पहले फोन करके मनाया था। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लाल सिंह भी कैप्टन के घर लंच में शामिल हुए। सूत्रों का दावा है कि लाल सिंह को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कैप्टन की लंच पार्टी को ये माना जा रहा है कि वो अपने समर्थक और नाराज नेताओं को एक मंच पर लाकर खुद को सर्वमान्य नेता साबित करना चाहते हैं। सिद्धू साहब अपनी हाईकमांड को बुलाए या कैप्टन साहब अपने एमएलए को बुलाएं, उस पर हमें कोई इतराज़ नहीं। बात यह है कि पंजाब का एजेंडा इस सारे जो विवाद है उसमें बहुत बुरी तरह से पचट गया। दरअसल पंजाब कांग्रेस के नेताओं को लजीज भोजन कराने की इस डिप्लोमेसी के राजनीतिक मायने भी समझने होंगे। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस आलाकमान द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पेशी हुई। दोबारा बुलाने के बावजूद सिद्धू उस कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। यही नहीं, कैप्टन की मुलाकात राहुल गांधी या कांग्रेस आलाकमान से भी नहीं हो सकी, जबकि सिद्धू ने जो चाहा वो उन्हें मिला, यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों से उनकी मुलाकात भी हुई। अब ऐसे में कैप्टन अपने पाले में उन सभी विधायकों और नेताओं को रखना चाहते हैं जो अब तक उनसे नाराज भी बताए जा रहे थे। जाहिर है ऐसा करके वो प्रदेश नेतृत्व का साथ अपने साथ दिखाना चाहते हैं। कैप्टन ने अपने नेताओं के साथ अपने घर पर मीटिंग और लंच पार्टी यूं ही नहीं रखी। दरअसल दिल्ली में आला कमान की बनाई हुई कमेटी के सामने कैप्टन की पेशी के बाद राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात की थी। राहुल ने पंजाब के मंत्री, सांसद और विधायकों से सिद्धू और कैप्टन के विवाद पर चर्चा की थी। उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ से भी मुलाकात की थी, क्योंकि जाखड़ जिस कुर्सी पर है वही कुर्सी सिद्धू चाहते हैं। इसके अलावा राहुल ने विजेंद्र सिंगला, राणा गुरजीत सिंह से भी पंजाब में नवजोत सिद्धू की सियासी भूमिका को लेकर चर्चा की थी। वो राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह ढिल्लो और विधायक लखवीर सिंह से भी मिले थे। यानी राहुल ने कैप्टन और सिद्धू दोनों के समर्थक और दोनों के विरोधी नेताओं से बात करके गुटबाजी को लेकर जमीनी हालात जानने की कोशिश की थी। अब जबकि आलाकमान सिद्धू को मनाकर विवाद सुलझाने की दिशा में बढ़ रहा है, ऐसे में कैप्टन की लंच पार्टी से पंजाब कांग्रेस की राजनीतिक हलचल और सिद्धू से उनकी दूरियां बढ़ सकती हैं। कैप्टन की लंच डिप्लोमेसी के जरिए शक्ति प्रदर्शन के बीच सिद्धू से जुड़ी बड़ी खबर आई है।
सूत्रों का दावा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब कांग्रेस में भूमिका को लेकर फैसला कभी भी हो सकता है। सिद्धू की भूमिका पंजाब में महत्वपूर्ण होगी, इसके लिए राहुल प्रियंका समेत बड़े नेता कई फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी सिद्धू को साथ लेकर चलेंगे। हालांकि सूत्रों का यह भी दावा है कि सिद्धू की भूमिका को लेकर ऐलान से पहले कैप्टन से भी चर्चा जरूरी होगी। हर व्यक्ति सॉल्यूशन के लिए उत्सुक है, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हों, चाहे नवजोत सिद्धू जी हों, चाहे प्रताप सिंह बाजवा जी हों, सब लोग सॉल्यूशन चाहते हैं और हम उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की भूमिका पूरी तरीके से साफ होने से पहले इस तरीके का राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करने से पार्टी आलाकमान खुश नहीं है। पार्टी आलाकमान ये चाहता है कि पंजाब के चुनाव से पहले सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह का विवाद पूरी तरीके से सुलझ जाए। लेकिन इस लंच में सिद्धू गुट नाराज हो सकता है, क्योंकि अगर उन्हें आमंत्रित किया जाता तो ये कहा जा सकता था कि सारे मतभेदों को भुलाने की एक राजनीतिक पहल शुरू की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस पूरी लंच डिप्लोमेसी को कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपनी सियासी ताकत दिखाने की फील्डिंग के तौर पर देखा जा रहा है। देश अभी अभी कोरोना की दूसरी लहर से उभरा है। हजारों परिवार बर्बाद हो गए। ऑक्सीजन की कमी से उखड़ती सांसों की हकीकत हम सब ने देखी, लेकिन दर्द से देशवासियों ने कोई सबक नहीं लिया। कर्फ्यू में ढील मिली तो ढिलाई होनी शुरू हुई और अब ये ढिलाई लापरवाही में बदल गई है। ये है दिल्ली का सदर बाजार, जहां पीले रंग के बैरिकेड पर बड़ा बड़ा लिखा है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी दूरी बनाए रखें। लेकिन ठीक इसी के बगल में जमा है भीड़ और जमकर हो रही है बहस। बाजार में सब नियम भूलकर मोल भाव हो रहा है। कहीं साइकिल रिक्शा तो कहीं मोटरसाइकिल के आसपास जमा भीड़ भारी और कहीं बिना मास्क के पान परोसते पनवाड़ी। बोझा खींचने वाले हों या साइकिल रिक्शा की सवारी करने वाले, कहीं मास्क है ही नहीं तो कहीं होकर भी किसी काम का नहीं। हालांकि कुछ ऐसे जागरूक नागरिक भी दिखे जिन्होंने कैमरा देखकर ठोड़ी पर रखे मास्क को नाक पर चढ़ा लिया। कुछ ऐसे भी मिले जिन्होंने मास्क को कीमती जेवर की तरह सहेज कर जेब में रख लिया। भैया मास्क नहीं है? कहाँ है? लगाया क्यों नहीं? बाजारों की भीड़ देखकर नहीं लगता कि इन लोगों ने दूसरी लहर से कोई सबक सीखा है। अगर सीखा होता तो लक्ष्मी नगर का ये बाजार बंद न करना पड़ता। कोविड नियमों का पालन नहीं करने की वजह से प्रशासन ने लक्ष्मी नगर बाजार को 5 जुलाई तक बंद कर दिया है, लेकिन लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। आप बताइए, आप मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? मास्क ही लगा रखा है। आपने वो तो दांत से दबा रखा है टॉवल। अरे पब्लिक दुनिया ही नहीं लगाती तो हम क्या लगाए? पूरे सारे वो नहीं लगा रखे मास्क, उनको देखो। बाजारों में भीड़ का हाल आपने देखा और इसी भीड़ के चलते लक्ष्मी नगर मार्केट को बंद किया गया है। लोग बाजारों में निकल रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, पूछने में 100 तरीके के अटपटे बहाने बता रहे हैं, टोकने के बाद भी मास्क पहनना पसंद नहीं कर रहे। ऐसे ही लोग होते हैं जो कोरोना के संक्रमण में आते हैं, पहले खुद को और आसपास के लोगों को संक्रमित करते हैं और तीसरी लहर का खतरा बढ़ाते हैं। जयपुर के हालात तो दिल्ली से भी खराब दिख रहे हैं। यहाँ के सिंधी कैंप बस अड्डे पर ज्यादातर मुसाफिर बिना मास्क के नजर आए। यहाँ तक कि स्टाफ का मास्क भी सजावट के तौर पर टंगा दिखा। न ही बस अड्डे पर कोई पुलिस टीम नजर आई जो यात्रियों को टोककर नियमों का पालन करवा सके। जयपुर के चांदपोल बाजार में भी हाल बुरा है। लोग टोकने के बाद भी मास्क पहनने को तैयार नहीं। क्या भैया, क्या कोरोना का डर नहीं है? नहीं, कोई कोरोना नहीं है यहाँ पे। तो मास्क की जरूरत नहीं है? नहीं, कोई मास्क का जरूरत नहीं। मास्क लगा। और आपको कोरोना हो गया तो आप दूसरों को नहीं करेंगे? कोई आपने कोरोना भी नहीं लगा रखा, क्यों? रख के आगे कमरा पे। मास्क को कमरे पे रख के आगे साथ नहीं लाए, क्यों? ये बंगाल के अभी ले लूंगा। कोरोना नहीं होता है? ये बाहर के आए हुए सर, ये बंगाल के आए हुए। बंगाल वालों को कोरोना नहीं होता है? बंगाल का कोरोना आता है, सब आम आदमी को सबको कोरोना होता है सर। आप तो ये बिना मास्क वाले आपके साथ बैठे हैं। अब क्या करें बाबू? ऐलान करवा दें आपको? कराओ सर, 500 रुपये लगा मास्क। आपका मास्क का क्यों नहीं लगा रहे? वो तो गया ये सर, ये हाथ लगाओ। अच्छा ये बताइए कि अब फिर अगर लॉकडाउन लग गया, वापस काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अगर सरकार ने वापस पाबंदी लगा दी फिर क्या करेंगे? घर पे रहेंगे? घर के रहेंगे। चाहते हैं मार्केट खुला रहे, नहीं रहे? खुला रहना चाहिए सर। खुला रहेंगे तो मास्क लगाएंगे तभी खुला रहेगा। अपने देश को अजब गजब यूं ही नहीं कहा जाता।
हम किसी क्षेत्र में बड़े मैन्युफैक्चरर बने हों या नहीं, लेकिन वाहनों के क्षेत्र में हमसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कोई नहीं। मास्क का भाव है, मास्क का क्यों नहीं लगा रहे? मास्क तेरा गुटखा खाया अभी। आपका मास्क कहाँ है? नीचे है, तो इसको ऊपर लगाए क्यों नहीं रहे? क्या करते हैं आप? पट्टियों का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। अगर आप बताइए कि अगर सरकार ने फिर अगर रोक लगा दी तो क्या करेंगे? घर पे रहेंगे? मजदूरी आपकी चलती रहनी चाहिए, नहीं चलती रहनी चाहिए? चलती रहनी चाहिए। और तब चलेगी जब मास्क लगाएंगे आप। लगाइए ना मास्क। बाजार में तैनात पुलिस भी कोशिश करके हार गई, लेकिन लोगों को न नियमों की परवाह है, न ही सजा और चालान की। हम देख रहे हैं कि बाजार में ज्यादातर ने मास्क नहीं लगा रखा। आप टोकते नहीं उनको? खूब टोकते भाई साहब, मानते नहीं लोग। लगवाते हुए मांगते ही तो पुलिस को देख के लगा दे, कहीं कहते सुनी अनसुनी कर लेते हैं। चालान काट सकते हैं आपसे, क्यों नहीं काट रहे? नहीं, मेरे को पावर नहीं है चालान काटने। वो किसको है? एसआई को पावर है श्रीमान। भीड़ का झुंड, लेकिन मास्क नहीं। और ढिठाई देखिए कि कैमरा देखने के बाद भी कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे जैसे नियमों में छूट मिलती जा रही है, वैसे वैसे बाजारों में लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। जयपुर जैसा हाल ही मुंबई का भी है। लोग बाजारों में बाहर क्या निकले, मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी को पूरी तरीके से भूल गए हैं। दादर में भी लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए। मुंबई के दादर बाजार में कोरोना के नियम लोग ताक पर रख चुके हैं। महाराष्ट्र से ही दूसरी लहर का कहर देश पर बरसना शुरू हुआ था, लेकिन लोग जैसे सब भूल चुके हैं। मास्क ऊपर नहीं है। मास्क क्यों नहीं ऊपर लगाते हो? मास्क क्यों नहीं लगाते हो? ये भाई साहब अब देखते ही मास्क से खींचने लगते हैं। यही हालत जहां तक नजर जाएगी वहां तक है। मास्क क्यों नहीं पहन रहे हो? अरे अभी निकल गया। कैमरा देखते ही मास्क पहनना है, उससे पहले नहीं पहन सकते हैं। बात कर रहा था, लगा रहे थे, बोला कर सरक गया था, लिख रहा था, लगाए। क्यों मास्क नीचे है? मास्क क्यों नीचे है? सॉरी, गैर जिम्मेदाराना तरीके से खड़े दिखाई पड़े। आप मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, पान भी खा रहे हैं, थूक भी रहे हैं। जिम्मेदारी है कि नहीं? थूक भी रहे हैं आप। अरे नहीं थूक रहा हूँ, गलती हो गई। ये इस तरह की हालत है। इसी भीड़ को ध्यान में रखते हुए एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि तीसरी लहर को टालना असंभव है, यानी कि तीसरी लहर आना तय है। गुलेरिया ने कहा था कि बाजारों में लोग निकलेंगे और मास्क और सामाजिक दूरी को भूलेंगे, और वैसा ही होता हुआ भी दिख रहा है। ऐसे ही हालात रहे तो तीसरी लहर बहुत जल्द आ सकती है।